हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हम लोग हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ और इसमें हम क्या करेंगे, आपका CHSL जो आपके 2024 में अभी रिसेंट में 1 जुलाई को जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो थर्ड शिफ्ट थी, वो थर्ड शिफ्ट के जनरल स्टडीज के जो 25 क्वेश्चंस हैं हम वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बेटा आप सभी लोगों से मैं बोलूंगा कि आप भी वो क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करना और लास्ट में आप अपना स्कोर जो है वो यहाँ पर कमेंट करना। बेटा ये बहुत ज़रूरी है, आपको एक अंदाज़ा होगा, आपको एक ये आइडिया आएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपका कितनी है, किस लेवल पर चल रही है। और जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं, आपको जो क्वेश्चन आपके गलत करते हो वो यहाँ पे आप क्या होगे, उन क्वेश्चंस को आप उनके सॉल्यूशंस देख पाओगे, ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम उसे आपके एग्जाम में मिस ना करें। ठीक है। और देखो 2024 की ये सीरीज में चला रहा हूं, रिसेंट में जो पेपर खत्म हुआ तुरंत मैंने यहाँ पे आपके इसके वीडियो डालना शुरू कर दिए, जस्ट बिकॉज बेटा क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं आपके रीसेंट एग्जाम में। अब देखो जुलाई में ये पेपर हुआ, अक्टूबर नवंबर में CGL और CHSL का पेपर जो है वो CGL और जो MTS का पेपर है वो लगा हुआ है। तो हो सकता है करंट अफेयर का कुछ कंटेंट जो होगा वो यहां से एज इट इज क्वेश्चंस जो है वो आपके वहां एग्जाम में भी मिल जाए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, आपसे वो पूछ रहा है इन फील्ड हॉकी, हॉकी की बात कर रहा है, अगर व्हेन अ प्लेयर पुश द बॉल रेज इट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, हॉकी में क्या करते हैं वो आपके बॉल को हल्का सा नीचे दबाते हैं और फिर एकदम उसे ग्राउंड से उठा देते हैं। इस तरीके से ये जो होता है ना, ये वाली चीज, इसे हम क्या बोलेंगे हॉकी में, जहां पे हम बॉल को पुश करके एकदम उठा देते हैं। तो आपने क्रिकेट में भी ये टर्म सुना होगा ना, फ्लिक करके बोलते हैं, किसी भी चीज को फ्लिक करना, हल्का सा पुश करके उसे उठा देना, हम उसे क्या बोलते हैं आपका फ्लिक करना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि फ्लिक जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है ना, नाट्य शास्त्र करके एक किताब है, किताब का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। वो आपसे पूछ रहा है ये जो नाट्य शास्त्र किताब जो है ना, वो नाट्य शास्त्र किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। अब देखो यहां से किताब के नाम से ही मालूम पड़ रहा है नाट्य शास्त्र, है ना, नाट्य शास्त्र। ये आपका किससे रिलेटेड होगी सर, ये ड्रामा से रिलेटेड होगी, जो उस टाइम पे आपके जो थिएटर्स हुआ करते थे उनसे रिलेटेड होगी। एंशिएंट टाइम पे जो थिएटर्स हुआ करते थे उनसे रिलेटेड होगी। ये किताब लिखी किसने थी सर, भरत मुनि, भरत मुनि हुआ करते थे, उनके द्वारा ये किताब जो है वो लिखी जाएगी, है ना। तो इसके ऑथर या इसके रचयिता कौन होंगे आपके, भरत मुनि। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जरा देखना, अगर मैं इंडिया का साउथ इंडिया का मैप बनाऊं, पेनिनसुला इंडिया का, प्राद्वीपीय भारत का, तो ये तो आपका इंडिया का मैप वाला पोर्शन हो गया। और यहाँ पे मैं आपका ब्लू कलर से इंडिकेट कर देता हूँ जो माउंटेन रेंज है, ये बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे इस तरीके से है आपके ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये क्या है आपके वेस्टर्न घाट, इसे मैं क्या बोल दूंगा आपका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और इधर जो है वो क्या है आपका ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो अभी आपसे क्या बोल रहे हैं भाई, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अगर आपसे पूछता है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मिलते कहां हैं, तो आपका आंसर क्या होगा सर, नीलगिरी माउंटेन्स में मिलते हैं आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। नीलगिरी माउंटेन्स में मिलते हैं आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। और अगर आपसे पूछे भैया ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो इस तरफ आपका उड़ीसा के आसपास महेंद्रगिरी करके है, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, वो क्या है आपका महेंद्रगिरी। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। कंचनजुंगा हिमालय का पार्ट है, भारत की हिमालय में भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, कंचनजुंगा। अनईमुड़ी जो है वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो
अनई मुड़ी है। और खासी हिल्स, खासी हिल इधर जो आपका गारो खासी जयंतिया 3 हिल्स हैं जो मेघालय के पठार का हिस्सा हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि महेंद्रगिरी जो होगी वो 1501 मीटर, 1501 मीटर जो है वो आपका महेंद्रगिरी की ऊंचाई है, जो ईस्टर्न घाट की आपकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, दो आपके सॉल्युबल सॉलिड्स हैं, उन्हें आपका क्या करना है? सेपरेट करना है उनके मिक्सचर को। डिसॉल्व देम a suitable hot solvent and then lowering the temperature। क्या करेंगे? दो आपके सॉलिड्स हैं, उन्हें अगर हमें अलग करना है तो हम पहले उसे गर्म जो आपका कोई सॉल्वेंट होगा उसमें हम उसे डालेंगे और फिर उसे हम धीमे धीमे ठंडा करके हम क्या कर देंगे? आपका इससे एक अलग जो आपके मेटल्स, दो आपके सॉलिड होंगे, उन्हें हम अलग कर देंगे। तो देखो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब भी हम किसी भी चीज को ठंडा करते हैं, है ना, आराम से इस चीज को समझने की कोशिश करना। जब भी हम किसी भी चीज को ठंडा करते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब बर्फ जमना शुरू होती है, पानी ठंडा होना शुरू होता है तो बर्फ के क्रिस्टल्स बनते हैं। कभी आधी भरी आपकी जमी हुई बर्फ को देखोगे तो उसमें आपको कुछ ऐसे कील कील टाइप से देखेंगे ना, कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। तो वो क्या होता है? क्रिस्टल्स होते हैं। तो अगर आपका कोई भी हम सॉलिड को ठंडा करते हैं तो क्या होगा? क्रिस्टल फॉर्म में आएगा। अब क्रिस्टल फॉर्म में यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है आपको, वो क्या है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलेशन, है ना। तो आपका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी, बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। समझ में आया? बहुत इजी सा कंसेप्ट था, यहां पे हमने ये देखा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में कौन सा होली जो फेस्टिवल है ना, जो आपका त्योहार है, कौन सा? होली। वो होली त्योहार जो है वो कौन से सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है? कौन से मौसम में आपका सेलिब्रेट किया जाता है? 4 मौसम लिखे हुए हैं, आपको पता होगा ये 4 मौसम कौन से होते हैं। ठीक है, चलो मैं एक अंदाजा देता हूँ। आपके विंटर्स कब होते हैं? विंटर्स आपके अक्टूबर के आसपास से शुरू हो जाते हैं, फरवरी के आसपास तक चलते हैं आपके विंटर्स। समर कब होते हैं सर? आपके समर्स जो है वो अप्रैल के आसपास से शुरू हो जाते हैं, अप्रैल मई के आसपास से, और आपका जनरली जुलाई तक चलता है, आपका समर चलता है। उसके बाद आपका स्प्रिंग सीजन जो होता है, स्प्रिंग सीजन आपका जनरली फरवरी मार्च से शुरू हो जाता है और अप्रैल तक चलता है स्प्रिंग। और पतझड़ यानी कि आपका ऑटम सीजन जो है वो जुलाई के आसपास से और सितंबर तक चलता है आपका ऑटम सीजन। लगभग ये आपके रफ अंदाजे हैं। आपको पता है भाई होली जो सेलिब्रेट होती है वो कब होती है? मार्च के आसपास, यानी कि कब होगी? आपका स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में आपका होली का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। वसंत पंचमी भी आपने सुना होगा, नाग पंचमी भी सुना होगा। नाग पंचमी तो सावन में आती है, तो नाग पंचमी आपके ऑटम में आएगी। ठीक है, होली जो है वो आपका कब होगी? वसंत में, यानी कि स्प्रिंग सीजन में आपका सेलिब्रेट होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। वो बोल रहे हैं भारत में जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो कितने लेवल पर है? कितने लेवल या कितने टीयर स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे हेल्थ सिस्टम जो है हमारा बना हुआ है। तो बेटा देखो, यहाँ पे आप कभी भी गए होगे गांव वगैरह में, आपने देखा होगा प्राथमिक उपचार केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना, प्राथमिक आपके उपचार केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वो आपका प्राइमरी होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर होते हैं। छोटी मोटी सुविधाएं, छोटी मोटी दवाएं वगैरह दी जाती हैं। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए थे, वो आपके क्या थे? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स थे जो आपके ये शुरू हुए थे। दूसरा लेवल क्या हो जाता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, है ना। जिला अस्पताल क्या हो जाता है आपका? दूसरा लेवल हो जाता है, जहां पे सुविधाएं और अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर पे कम सर्विसेज होती हैं, है ना, लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो सर्विस होती है, जिला अस्पताल में जो आपकी सुविधाएं होती हैं वो बढ़ जाती है। और तीसरा कौन से होते हैं हमारे? मेडिकल कॉलेज बोल सकता हूं मैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, या फिर आपका
स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, कैंसर के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, या फिर आपका मैं बोल दूं कि आपके हार्ट के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से आपके किसी आपके डिजीज या किसी भी आपके उससे संबंधित बीमारी से संबंधित जो आपके विशेष अस्पताल होते हैं, है ना, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, वो तीसरा लेवल हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में स्वास्थ्य जो आपके संरचना है वो आपके कितने लेवल पे है ना, तो आप कितने लेवल पर बोलोगे उसे, 3 टियर सिस्टम, है ना। तो कितना होगा, 3 टियर सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब वो बोल रहे हैं भैया भारत ने आर्चरी, भारत में आर्चरी यानी कि तीरंदाजी जो है ना, तीरंदाजी ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था, ओलंपिक्स में, है ना। तीरंदाजी ने, भारत की तीरंदाजी ने ओलंपिक्स में पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था। देखो अगर आपसे पूछा जाए भारत ने ओलंपिक में पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था, है ना, भारत ने ओलंपिक्स में पहली बार हिस्सा कब लिया था, 1900 में। भारत ने ओलंपिक में पहली बार जो हिस्सा लिया था वो कब लिया था, 1900 में। लेकिन तीरंदाजी बहुत बाद में शुरू हुई थी, है ना। जो आर्चरी है वो आपका बहुत बाद में शुरू हुई थी, वो आपका शुरू होगी 1988 में, है ना। तीरंदाजी जो भारत में शुरू होगी, तीरंदाज जो आपके भारत के ओलंपिक्स में जाएंगे वो आपका 1988 से शुरू होंगे। तो ये डिफरेंस याद रखना। पहली बार ओलंपिक में हमने कब पार्टिसिपेट किया, 1900 में, और 88 साल बाद, 88 ईयर्स के बाद हमने आर्चरी को, अपने आर्चरर्स जो हैं, अपने तीरंदाज जो हैं वो ओलंपिक्स में भेजना शुरू किए। ठीक है, चलो अब सभी लोग मुझे बेटा एक काम जरूर करना, मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि भारत की इस समय पे आपकी सबसे बड़ी या सबसे पॉपुलर जो तीरंदाज हैं, जो आपके आर्चरी, आपके आर्चरर हैं, वो उनका नाम क्या है। तो सभी लोग कमेंट करके ये चीज बताना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसका ऑप्शन ए जो होगा 1988 वो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब वो आपसे पूछ रहे हैं, जो यहाँ पे हम पॉलिटी, वो जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, कई तरीके के मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो यहाँ पे पूछ रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का ग्राफ पूछ रहा है कि जब हम मोनोपोली कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो उनके ग्राफ को जब हम कंपेयर करेंगे तो उसमें जो आपका इलास्टिसिटी होगी, ये उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपके दोनों ग्राफ। अच्छा, मैं यहाँ पे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, मोनोपोली और एकाधिकार, है ना, और एकाधिकारी प्रतियोगिता, दोनों में डिफरेंस समझना। मोनोपोली होती है जैसे रेलवे में भारत सरकार की मोनोपोली है कि भारत सरकार ही ट्रेन चलाएगी। अब जब भारत सरकार ही ट्रेन चलाएगी तो उसकी वो कीमतें कुछ भी रखे, आपको अगर जाना है तो आप जाओगे ही, और अगर आपको नहीं जाना तो आप नहीं जाओगे। मतलब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी कंपनी रेलवे नहीं चलाएगी। तो ये मोनोपोली होता है जहाँ पे पूरे अधिकार किसके पास हैं, सरकार के पास, या किसी प्राइवेट संस्थान के पास हो सकते थे, लेकिन किसी एक के ही पास होंगे, या सरकार या प्राइवेट संस्थान। ठीक है, वो क्या होता है आपका मोनोपोली मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है ना, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है बेटा, यहाँ पे समझना, ये वो मार्केट होता है जहाँ पे प्रोडक्ट तो आपका सेम होता है, एक जैसा प्रोडक्ट होता है, लेकिन हर प्रोडक्ट ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी होती है अलग। एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल आपका, या जिससे आप बहुत इजीली समझोगे, देखो मोबाइल फ़ोन तो सारे आपके एक ही वो हैं, है ना, मोबाइल फ़ोन का यूज़ तो सबका ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। लेकिन हाँ, एप्पल ने अपनी ब्रांडिंग अलग कर रखी है, सैमसंग ने अपनी ब्रांडिंग अलग कर रखी है। तो एप्पल भले ही वो मोबाइल फ़ोन है, लेकिन वो एक मोनोपोली क्रिएट करके चल रहा है। सैमसंग भले ही आपका एक मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग डिमांड, उसकी एक अलग मोनोपोली टाइप की है। वैसे ही जहाँ पे प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, लगभग एक ही होते हैं, लेकिन हर ब्रांड के अकॉर्डिंग जो आपकी उनकी मोनोपोली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मैंने एग्जांपल बता दिया। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है, प्राइस के साथ साथ डिमांड में चेंज आता रहता है। ठीक है, लेकिन मोनोपोली मार्केट में प्राइस कुछ भी हो, डिमांड में कोई मेजर चेंज आपका नहीं आता। चीजें समझ में आई? तो कंपेयर करना था मोनोपोलिस्टिक मार्केट को और मोनोपोली मार्केट को। तो देखो यहाँ पे लेस इलास्टिक होगा, मोनोपोलिस्टिक मार्केट ज्यादा इलास्टिक होगा।
इलास्टिक होगा, प्राइस चेंज होगी, डिमांड चेंज होगी। लेकिन मोनोपोली मार्केट में प्राइस कुछ भी हो, डिमांड में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। इस वजह से मोनोपोली मार्केट जो होगा वो लेस इलास्टिक होगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में। ठीक है, बहुत इजी से बहुत आराम सी चीज़ है यार, समझ में आया। चलो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भैया 2022 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी जो है ना, एनजीटी ने कुछ काम किया। एनजीटी ने क्या किया, 2002 में एनजीटी ने एक 3 मेंबर पैनल बनाया है ना, 3 सदस्य समिति का गठन किया। किसके लिए, राज्य आपका स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, आपका उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस इशू करने के लिए 3 मेंबर पैनल बनाया था। अब आपसे ये पूछ रहा है ये जो 3 मेंबर पैनल बनाया था ये कौन से मंत्रालय ने बनाया था, कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ याद रखना पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित बात हो रही है, तो यहाँ पे मंत्रालय कौन सा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ईजी है, आप आराम से टिक करने की कोशिश करोगे, तुक्का भी लगाओगे तो भी मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस सवाल को गलत करके आएगा अगर वो तुक्का भी लगाएगा तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल क्या है, वेदास। ये क्या है, वेदास। ये वेदास क्या है, ये आपके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, वेदा पारंपरिक वनवासी हैं। वनवासी जो जंगलों में रहते हैं, जो खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जो घने जंगलों में रहते हैं, जो शिकार वगैरह करते हैं और उस तरीके और गुफाओं वगैरह में रहते हैं। तो समझ सकते हो बिल्कुल पुराने टाइम पे, आदि मानव के टाइम के जैसे आदि मानव रहा करते थे उस तरीके के यहाँ पे ये लोग रहते हैं, वेदा। ठीक है, जनजाति कह सकते हो, ट्राइब कह सकते हो। तो आपसे सिंपल पूछ रहा है कि ये जनजाति जो है वो कौन से देश से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये जो जनजाति है बेटा या वेदा जो है वो आपके बिलोंग करते हैं किससे, श्रीलंका से। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला भी था, है ना, जब मैं वीडियोस आपको बता रहा था वहाँ पे एक आपका क्या आया था बैडमिंटन कोर्ट के बारे में। 2023 का जो सीजीएल का पेपर था उसमें बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई है वो पूछी गई थी, 13.40 मीटर करके हुआ करती थी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ लिया, इसने पूछा कि आपका जो फुटबॉल होती है ना, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है उसने आपका क्या किया, उसके अकॉर्डिंग आपकी फुटबॉल का जो डायामीटर होता है ना, वो फुटबॉल की जो फुटबॉल का डायामीटर नहीं, फुटबॉल का सरकमफ्रेंस, परिधि है ना, फुटबॉल की जो परिधि होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फुटबॉल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कितनी परिधि होती है उसकी परिधि होती है 27 से लेके 28 इंचेस, 27 से लेके 28 इंच होती है। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो 68 से लेके 70 सेंटीमीटर, 68 से लेके 70 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, 68 से 70 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज अ सेगमेंटेड स्पाइनल कॉलम, ठीक है, which are few primitive form in which the backbone is represented as notochord। ठीक है, चलो इसका डायरेक्ट आंसर हम याद कर लेते हैं। इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका वर्टिब्रेट्स, है ना। इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो हम क्या देखेंगे, वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। हमने मछलियाँ देखी हैं, ये बात उन्हीं की कर रहा है जिनका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बैकबोन पे डिपेंड करता है। रेप्टाइल्स देखे हैं हमने, वो देखे हैं, सांप वगैरह देखे हैं, तो उसमें बैकबोन ही तो होता है, बैकबोन ही तो पूरा आपका चलता है, वो कमर का ही हिस्सा होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसी से पूरा आपका चलता है। बर्ड या चिड़ियाओं में भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बैकबोन ही होता है जहाँ से मेन सारी ये चीज़ें चलती हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, अगर याद रखना इसके एग्जाम्पल पूछा जाए ना वर्टिब्रेट्स के, तो क्या होता है भैया, चिड़िया होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ये वो सारे इसके
एग्जाम्पल होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका ICT। ICT जो है, जो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसने ई लैंड रिकॉर्ड्स शुरू किए। ई लैंड रिकॉर्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक लैंड रिकॉर्ड। पहले आप कलेक्ट्री जाते थे, कचहरी जाते थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हो, ज़मीन के पेपर निकलवाने हैं, ज़मीन के पेपरों के बारे में आपको कुछ पूछना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और तब जाके आपको जो रिकॉर्ड है वो मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया सरकार ने, ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। ऑनलाइन पोर्टल खोला, आप पोर्टल पे जाओ, जो ज़मीन के कागज़ वगैरह आपको ज़रूरत है देखने हैं, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो। कुछ आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, वो डिटेल जैसे ही डालोगे आपके डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाएंगे। तो मतलब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये आपका इनेबल करता है क्विक सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। मतलब जल्दी से आप सर्च करके और ज़मीन के जो आपके कागज़ वगैरह हैं वो आप तुरंत ढूंढ सकते हो। ठीक है, बाकी इससे ऐसा आपका लैंड सर्वे में कुछ आपका फ़ायदा होगा वो चीज़ उतना नहीं है। लैंड सर्वे तो आपको करना पड़ेगा, तभी तो आप रिकॉर्ड बना के डालोगे। ठीक है, या बाकी आपका मैं बोलूँ फैसिलिटेट करेगा, अपडेट करेगा अमेंडमेंट्स को, ऐसा नहीं होगा। या इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन लैंड ट्रांजेक्शन, ये चीज़ डायरेक्टली नहीं होगी। जो आपका जो चीज़ इससे डायरेक्टली होगी सीधे तौर पे, इससे जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, आपका ये सर्च और रिट्रीवल कर सकते हो आप लैंड रिकॉर्ड्स का। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल बोल रहा है 1956 में 1956 में जो आपकी पॉलिसी आई थी, किसकी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, औद्योगिक नीति जो आई थी, उस नीति में इन चार ऑप्शनों में से कौन सा हिस्सा नहीं था। इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज थी जो उन पॉलिसीज का हिस्सा नहीं थी। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शन से डील हो जाती हैं। अब भाई क्या सर, अब यहाँ पे बच्चे क्या बोलेंगे, सर क्या हमें वो पूरी पॉलिसीज़ पढ़नी पड़ेंगी, क्या हमें वो सारी पॉलिसी पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, ज़रूरत नहीं है। कमीशन नहीं चाहता आप उतना पढ़ो, कमीशन चाहता है आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि अगर कमीशन उतना पढ़वाएगा तो बेटा PhD करवाएगा क्या आपसे, इतनी सारी चीज़ें याद करवाएगा? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। देखो पहला कह रहा है लाइसेंस सिस्टम शुरू किया है ना, प्रिमिटिव सेक्टर के लिए है ना, या प्राइवेट सेक्टर के लिए आपका लाइसेंस सिस्टम इशू किया। हो सकता है किया हो, मुझे नहीं पता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्लासिफाई कर दिया इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में। जो आपके इंडस्ट्री थी, उद्योग थे, उन्हें 3 वर्णों में या 3 वर्गों में बांट दिया। हो सकता है, नहीं पता मुझे। तीसरा कह रहा है इट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान, है ना, इसे ने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। ठीक है, तो क्या ये आपका जब ये पॉलिसी आई थी 56 में, तब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? सर उस समय पे चल रही थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। मतलब 1956 से 61 तक जो थी वो आपकी सेकंड 5 ईयर प्लान था, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो जाहिर सी बात है ये किस पे काम कर रही होगी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान का बेस बनाएगी, ना कि थर्ड के लिए बनाएगी। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो गलत है, और मुझे यहाँ पे यही बताना था कि कौन सा पार्ट आपका जो है वो गलत है, नॉट एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो जो होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा देखो ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था, याद रखना स्पोर्ट्स में आपके जितने भी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, क्रिकेट है, फुटबॉल है, क्रिकेट का उसके जो साइज़ हैं वो पूछे जा रहे हैं, कोर्ट का साइज़ पूछा जा रहा है, बैडमिंटन कोर्ट का साइज़ पूछा आपसे। ठीक है, टेनिस कोर्ट या उससे रिलेटेड भी पूछा था। मैंने आपको बताया था क्रिकेट की चीज़ें भी याद कर लेना। जो क्रिकेट की पिच होती है वो 22 गज की होती है, लेकिन वो आपका इंचज़ में या सेंटीमीटर्स में कितनी होती है, या और यूनिट्स पे कितनी होती है। या क्रिकेट के बॉल का वेट पूछा जा सकता है, क्रिकेट के बैट का साइज़ पूछा जा सकता है। ऐसी चीज़ें मैंने आपसे बोली थी ना। दूसरी चीज़ आपसे मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो आपका कर्नाटिक म्यूज़िक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन दिखेंगे। यहाँ पे भी पूछा है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक जो है उसका पिता किसे बोला जाता है।
ठीक है। अब देखो कर्नाटिक म्यूजिक जो है उसका जो पिता बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, बताओ। आपका पूर्णानंद दास को, पूर्णा है ना, पुरंदर दास को किसे बोला जाता है, पुरंदर दास को। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये चीजें आपका पूछी जा रही हैं, तो ये चीजें कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो याद कर लेना, आपके पेपर में आने की चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच फोक म्यूजिक इज बेस्ड ऑन महाभारत विद भीमा पोर्ट्रे एज अ हीरो। इनमें से कौन सा ऐसा गीत है जो आपका लोकगीत है जिसमें आपके भीम को जो है वो हीरो की तरह दर्शाया गया है। ठीक है, जाहिर सी बात है भीम 5 पांडवों का हिस्सा थे, 5 पांडवों में से एक पांडव कौन थे, आपके भीम थे। तो आप कह सकते हो ना पांडवानी, पांडव वाणी करके जो है वो पांडवानी बोल दिया, पांडवों की वाणी पांडवानी। ठीक है, तो आपकी जाहिर सी बात है कि वो पांडवानी ही गीत होगा जो पांडवों से या भीम से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्लेनेट है ना, इनमें से कौन सा ग्रह है जिसके आसपास आपके वो नहीं है, क्या नहीं है जिसके आसपास चक्कर से बने हुए नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि सैटर्न शनि ग्रह के आसपास रिंग्स बनी हुई हैं, है ना, हीलियम की 7 रिंग बनी हुई हैं, 7 छल्ले बने हुए हैं। कौन सा प्लेनेट है जिसके आसपास छल्ले नहीं बने हुए हैं। तो इसका सिंपल एक चीज याद रखेंगे, जितने भी ग्रह आपके जुपिटर उससे पहले हैं, जुपिटर से पहले, जुपिटर यानी कि आपका जो आपके बृहस्पति से पहले हैं उनमें कोई छल्ले नहीं है, और बृहस्पति के बाद वाले ग्रहों में छल्ले हैं। ठीक है, तो बृहस्पति से पहले इनमें एक ही ग्रह है, कौन सा, मरकरी, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है ना। आपका स्मॉलेस्ट प्लेनेट क्या है, मरकरी। ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट टू सन क्या है, आपका मरकरी। कौन सा ग्रह है जिसपे कोई भी आपका मून या जिसका कोई उपग्रह नहीं है, मरकरी। कौन सा ग्रह है जो आपका दिन में बहुत ज्यादा गर्म और रात को ठंडा रहता है, मतलब दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक डिफरेंस जो होता है, वो कौन सा ग्रह है, मरकरी। कौन सा ग्रह है जिसपे कोई वातावरण, कोई एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो क्या आंसर क्या होगा, मरकरी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका आंसर डी जो होगा मरकरी होगा, जिसपे कोई छल्ले आपको नहीं मिलेंगे, कोई रिंग्स वगैरह जो हैं वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। ये मैंने आपको बताया भी था, इससे पहले भी एक शिफ्ट जब मैंने कराया था उसमें पूछा था, धन के निष्कासन का सिद्धांत, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। ठीक है बेटा, आपके एक भारत के व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नारोजी। मैंने बताया था दादा भाई नारोजी ने 1875-1876 में एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बोला था 1866-1867 के बीच भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो लगभग 20 रुपए के करीब थी, और जिसकी वजह से उन्होंने आपका पोवर्टी इंडेक्स, गरीबी रेखा से संबंधित भी चीजें बोली थी। और यही वो बुक थी जिसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को भी बोला था। तो ये सारी चीजें किसने बोली थी, दादा भाई नारोजी ने। किसने बोली, दादा भाई नारोजी ने। किताब का नाम क्या था, वो किताब का नाम था आपका अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब वो बोल रहा है कि अभी आपका 2023 में, है ना, विजिलेंस कमिश्नर बने हैं, CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो हैं वर्तमान में वो कौन है। 2023 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ, नियुक्ति हुई, अभी भी वही हैं आपके, बदले नहीं हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उनका नाम क्या है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं वो आपके इस समय चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए होगा वो सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए सर विजिलेंस काम क्या करता है,
सर एंटी करप्शन ब्रांच की तरह काम करता है, करप्शन के केसेस देखता है विजिलेंस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर विजिलेंस जो है अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करता है, तो आपका स्पेशल पुलिस एक्ट जो है उससे पावर ड्राइव करता है आपका विजिलेंस। सर पहली बार विजिलेंस कब बने थे? 1964 में आपका सीवीसी का, चीफ विजिलेंस कमीशन का गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई। चलो नाम पूछा, मैंने आपको नाम बता दिया, नाम क्या है उनका? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च द फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इन 2022? कौन सा राज्य था जिसने माइग्रेशन मॉनिटरिंग सर्टिफिकेट, वो जो आपका सिस्टम है वो लॉन्च किया? उसने देखा कि हमारे जो लोग हैं वो कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, हमारे कितने लोग आपके राज्य से बाहर जा रहे हैं या कितने लोग राज्य में आ रहे हैं, उस तरीके का एक मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है उनने डेवलप किया। तो ये किसने किया था? ये सिस्टम आपका डेवलप किया है महाराष्ट्र ने। ये आपका सिस्टम किसने डेवलप किया है? महाराष्ट्र ने किया है बेटा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो कंप्यूटर से बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे अपने आप आपको आंसर जो है वो याद आ जाएगा, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखो, इन एमएस वर्ड विच ऑप्शन अलाउ यू टू अलाइन, अलाइन मतलब टेक्स्ट को लगाना, है ना, अलाइन द टेक्स्ट इन अ वे दैट अपीयर्स वर्टिकली एट द बॉटम ऑफ द सेल ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स होगा, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें बॉटम में नीचे की तरफ आपको किसी भी टेक्स्ट को लिखना है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका CGL, CGL, तो CGL यहाँ पे लिखा है। अगर मैं बोलूँ CGL को मैं कहाँ लिख सकता हूँ? यहाँ ऊपर की तरफ भी लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन मुझे वो कहाँ लगाना है? बॉटम में, नीचे की तरफ लगाना है। तो कौन सा अलाइनमेंट का ऑप्शन होगा? सर इजी है, क्या होगा? बॉटम अलाइनमेंट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। बॉटम लगाना है तो बॉटम अलाइनमेंट होगा, जाहिर सी बात है, और इसका क्या आंसर हो सकता है ना? इतना इजी सा आप देखोगे मालूम पड़ जाएगा, ऑप्शन बी बॉटम अलाइनमेंट। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते ही ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब वो पूछ रहा है आपका भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है जिसे अमेंड करने के लिए, जिसे संशोधन करने के लिए आपका हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, जो आपका अच्छा जो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होता, है ना, जिसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। सिंपल मेजॉरिटी कितना होता है? 1/2 ऑफ सीट या 1/2 ऑफ स्ट्रेंथ +1। किसी का भी 50% से एक ज्यादा जो होता है उसे हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी की बात करूं, स्पेशल मेजॉरिटी, अगर मैं स्पेशल मेजॉरिटी की बात करूं तो क्या होता है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित सदस्यों का 2/3 होता है विशेष बहुमत। तो यहां पे आपसे सिंपल पूछ रहा है कि कौन सा आपका साधारण बहुमत से अमेंडमेंट या संशोधित नहीं होगा, किसके लिए हमें आपका विशेष बहुमत की जरूरत होगी। ठीक है, कोई अब देखो आर्टिकल 2 और 3 जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। 169 भी किससे होता है? सिंपल मेजॉरिटी से होता है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है संविधान के भाग 3, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का हिस्सा है। तो ये जो होता है वो किससे होता है आपका? ये होता है सर आपका स्पेशल मेजॉरिटी से। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को चेंज करने के लिए, है ना, संशोधित करने के लिए आपको विशेष बहुमत, संवैधानिक संशोधन करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, जो आपका स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, 2/3 से होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक टर्म है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर द लैंड गिवन टू द ब्राह्मण्स ड्यूरिंग द चोला एम्पायर, है ना, चोला साम्राज्य के समय जो ब्राह्मणों को जमीन दी जाती थी उस जमीन को हम किस नाम से जानते थे? ठीक है, आसान है, अगर आप तुक्का लगाने की कोशिश करोगे, ब्राह्मण और ब्रह्मदेय,
है ना, ब्राह्मण और ब्रह्मदेव। तो जाहिर सी बात है ब्राह्मणों को जो जमीन दी जाती थी वो किस नाम से जानी जाती थी? ब्रह्मदेव। मतलब ब्राह्मणों को जो दान कर दिया या ब्राह्मणों को जो दे दिया गया वो ब्रह्मदेव हुआ करता था। अगर आपका सला भोग करें, है ना, सल भोग करके वो जमीन होती थी जो स्कूलों को डोनेट की जाती थी। स्कूलों को, शैक्षिक संस्थानों को जो जमीन दी जाती थी वो क्या थी? सला भोग। जो टेम्पल्स को, मंदिरों को जमीन दी जाती थी वो आपकी क्या थी? त्रिमुटिका, त्रिमुटकन्नी, है ना। मतलब प्रोनाउंसिएशन में मत जाना यार, मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। त्रुमटुकन्नी, है ना। तो वो जमीन कैसे दी जाती थी? मंदिरों को। और ये जो आपका वेल्लान वगई, वेल्लन वगई जो आपकी जमीन है वो दी जाती थी आपका नॉन ब्राह्मण्स को। गैर ब्राह्मणों को जो जमीन दी जाती थी वो थी वेल्लन वगई करके। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ब्रह्मदेय करके जो जमीन होती थी वो ब्राह्मणों को दान की जाती थी चोला साम्राज्य के टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मैंडमस, है ना। मैंडमस जो है वो आपका परम आदेश जो है आपका रिट है, याचिका है। ये जो परम आदेश याचिका है ना, रिट है, वो आपके कौन से फंडामेंटल राइट, कौन से मौलिक अधिकार के अधीन आती है? ठीक है, चलो पहले परम आदेश होता क्या है ये बता देता हूँ। कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी या गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, मतलब उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसे परफॉर्म नहीं करेगा, तो जो आप अप्लाई करोगे या उसके लिए जो आप कंप्लेन करोगे, उसके लिए जो आपका आदेश, ऑर्डर जो इशू होगा उसे हम क्या बोलते हैं? मैंडमस इशू होगा, परमादेश मैंडमस। अच्छा, आपने देखा होगा रिट्स जो होती हैं सुप्रीम कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 32 से, हाई कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 226 से। रिट इशू करने की पावर किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट की आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 से होती है। ठीक है, रिट इशू करने की पावर ज्यादा किसकी होती है? हाई कोर्ट। याचिका जारी करने की शक्ति अधिक किसकी होती है? आपका हाई कोर्ट की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो आर्टिकल 32 है ना, इसी के अधीन तो याचिका जारी होगी, इसी के अंडर तो आपका रिट इशू होगी। और आर्टिकल 32 क्या बोलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन सी भाषा है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसे हम इटालियन ऑफ ईस्ट बोलते हैं? इटालियन ऑफ ईस्ट, इतावली, पूर्व की इतावली, इनमें से कौन सी भाषा को हम बोलते हैं? तो बेटा यहाँ पे याद रखना, तेलुगु भाषा जो है, तेलुगु लैंग्वेज जो है उसे हम बोलते हैं इटालियन ऑफ ईस्ट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इस वीडियो में हमारे जो 25 क्वेश्चन है वो हमने अटेम्प्ट किए। कमेंट में आप स्कोर मुझे ज़रूर बताना, और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करना बेटा। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करो, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एज इट इज़ वो क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।